नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुंतला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे आज मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण। कल मैंने इसके मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं द्विघात समीकरण का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि और बच्चों को भी इसमें हेल्प मिले। अभी हमारे एयरफोर्स का एग्जाम भी नहीं हुआ है, एग्जाम होने में भी टाइम लगेगा। संभावित है जून के लास्ट वीक तक एग्जाम घिस जाए, तब तक मैं मोस्टली सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। इस वजह से आज हम पहले द्विघात समीकरण टॉपिक के पहले पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुपद दे द्विघात समीकरण में सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं। बहुपद है px, एक बहुपद दे रखा है px। यहाँ पे बहुपद है ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 प्लस डेश w। यहाँ पे x की जो अधिकतम घात होती है, x की जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? मूलों की संख्या। मूलों की संख्या, बहुपद में मूलों की संख्या क्या होगी? n। लेकिन आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मूल और एक हल। मूल तो ये होते हैं x की अधिकतम घात जो होती है वही होती है मूलों की संख्या, लेकिन हल क्या चीज है? जो सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और हल होते हैं अगर मूलों को, किसको? मूलों की संख्या या मूलों को किस में रख दिया जाए भैया? एक समुच्चय में रख दिया जाए। मूलों को अगर एक समुच्चय में रख दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? वो उसके हल बन जाते हैं। यहां से आगे बात करते हैं हम द्विघात समीकरण के लिए, क्योंकि डिफेंस एग्जाम में द्विघात समीकरण ही आता है। द्विघात समीकरण के लिए बात करते हैं। द्विघात समीकरण में सबसे पहले मैं बात करता हूं द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है भाई? 2 है। अब जब x की अधिकतम घात 2 है तो मूल कितने होंगे? मूलों की संख्या क्या होगी भैया? मूलों की संख्या होगी 2। और जब मूलों की संख्या 2 है तो मैं इन दोनों मूलों को यहाँ पे लेके चलूंगा अल्फा और बीटा। कि एक पहला मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा। अब यहाँ से एक दो पॉइंट बनते हैं कि मूलों का योगफल क्या होगा, समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा और समीकरण के मूलों का गुणनफल। तो समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a। और b और a क्या है? यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण। यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक जो है वो b है और अचर वैल्यू क्या है? c है। तो यहाँ पे माइनस b अपॉन a का मतलब हो गया माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। सेकंड है समीकरण के मूलों का गुणनफल। समीकरण के मूलों का गुणनफल। गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा हो जाता है c अपॉन a। c अपॉन a का मतलब हो गया, c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है, अपॉन a का मतलब हो गया x² का गुणांक। मतलब कि अचर पद अपॉन x² का गुणांक। यहां तक आई बात समझ भैया? मतलब कि मैंने ये होता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है तो यहाँ पे मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों होगी भैया? कि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और उन दोनों मूलों को हम इस पूरे टॉपिक में, पूरे मैथ में क्या मान के लेके चलते हैं? अल्फा और बीटा। यहाँ से समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a। मतलब कि माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। और समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा c अपॉन a अचर पद अपॉन x² का गुणांक। इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल देखो एक, इसके बाद एग्जांपल है कि समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल का अनुपात ज्ञात करो। मतलब कि उसने दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसमें वो कह रहा है कि रेशियो
निकालना है किसका, मूलों के योगफल का और मूलों के गुणनफल का, मतलब ये सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, इन दोनों का क्या निकाल के लाना है, अनुपात निकाल के लाना है। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, 3x² + 2x + 6 = 0। अब मुझे क्या करना है, उसने पूछा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल कितने हैं। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है, तो मूल कौन कौन से लेने हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। -b/a मतलब कि b की वैल्यू कितनी है, -2/a का मतलब हो गया 3। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा। और अल्फा डॉट बीटा मैंने अभी पीछे बताया था, क्या हो जाएगा, c/a। और c/a का मतलब हो गया 6/3। और 6/3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और मुझे क्या निकाल के लाना है, रेशियो निकाल के लाना है। तो अनुपात क्या आएगा, अनुपात किसका निकाल के लाना है, ऊपर कौन है, पहले मूलों का योगफल तो ऊपर आ जाएगा, मूलों का गुणनफल नीचे आ जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना है, -2/3 अपॉन ये कितना है 2। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, माइनस कितना आएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे 1/3, -1/3 आ जाएगा। नहीं ये वास्तव में 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -1/3। आगे बात समझ, ये होता है इसका एग्जांपल। मतलब मैंने क्या किया, उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने पूछा है कि मूलों का योगफल व मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से पहले मैंने मूलों का योगफल निकाला। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ से बस मैंने निकाला है, वैल्यू इसमें पुट कर दी, आंसर निकल के आ गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि यदि उसने मूल दे रखे हैं, मूल दिए हैं और समीकरण कैसे निकालेंगे, कि मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, और समीकरण कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल के लाएंगे। तो हेडिंग है, यदि समीकरण के मूल दिए गए हों तो, मतलब कि उसने क्या दे रखा है, समीकरण के मूल दे रखे हैं, कि अल्फा दे रखा है और बीटा भी दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं। समीकरण के मूल अल्फा और बीटा, यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात करें तो मूल कितने होंगे, 2 होंगे, अल्फा और बीटा। और अल्फा भी दे रखा है और बीटा भी दे रखा है, तो समीकरण कैसे ज्ञात करें। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। पूरे मैथ में, कंप्लीट मैथ में आपको अगर कहीं पे समीकरण निकालना पड़े, द्विघात समीकरण और मूल दे के रखे, तो हमेशा याद रखना उन मूलों को एक बार तो जोड़ देना है और एक बार आपस में गुणा कर देना है। फॉर्मूला है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। यहाँ पे बस इसमें वैल्यू रख देनी, आंसर निकल के आ जाएगा। मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल दे रखा है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्रमशः 2 व 4 हों। ये ले लिया, मैं नॉर्मल क्वेश्चन लिया है सबसे पहले, कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्रमशः 2 व 4 हों। तो हम सबसे पहले क्या दे रखा है, उसने मूल दे रखे हैं, मतलब कि अल्फा इक्वल टू दे रखा है 2 और बीटा इक्वल टू दे रखा है 4। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जब कोई भी मूल दे रखे हों तो तुम्हें क्या करना है, एक बार तो मूलों को जोड़ना है और एक बार मूलों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि मूलों का योगफल निकालना है। और यहाँ से मूलों का योगफल क्या आ जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और एक बार क्या निकालना है, मूलों का योगफल, मतलब कि मूलों का योगफल क्या आएगा, मूलों का योगफल। जो मूलों का योगफल आएगा वो कितना आएगा, अल्फा डॉट बीटा, और वो कितना आ जाएगा 2 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8।
और मैंने यहाँ से बताया कि मूलों का योगफल निकल के आ जाए और मूलों का गुणनफल निकल के आ जाए। क्या मूलों का योगफल निकाल लिया मैंने, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना आया है 8 निकल के आ गया और ये कितना आ गया 6। अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दे रखा है समीकरण बनाना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। तो समीकरण क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है 6 इंटू कितना आएगा भैया 6 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 8 इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आ गया, हमारा समीकरण निकल के आ गया। मतलब कि अब तक हमने ये देखा है कि अगर समीकरण दे रखा हो तो क्या निकाल के लाने, मूलों के योगफल निकाल देंगे। क्या होता है मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। उसके बाद अगर मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा दे रखे हैं, समीकरण कैसे निकालोगे, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इंटू इक्वल टू 0। यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, मूलों का योगफल रखना है और मूलों का गुणनफल रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर समीकरण दे रखा है, अगर समीकरण दे रखा है तो मूल कैसे फाइंड करेंगे उस समीकरण के, तो उसकी बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रूफ, देखो मूल ज्ञात करने की विधियां, मूल ज्ञात करने की विधियां, मूल ज्ञात करने की विधियां। यहाँ पे मूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करते हैं। अब मूल ज्ञात करना है, जैसे समीकरण दे रखा है ax, तुम्हें पता है यही होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके मूल होंगे दो, अल्फा और बीटा, लेकिन वो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के लानी। तो इसके लिए दो मेथड काम करते हैं। सबसे पहला तो आता है गुणनखंड विधि, ये शायद आपने सभी ने पढ़ी होगी। और सेकंड मेथड जो आता है वो होता है श्रीधराचार्य विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ भी जाए आएगा तो एयरफोर्स में आएगा, नेवी में कभी ऐसा एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि की। ये समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि ये कहती है कि बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे तो बीच वाला पार्ट आए और गुणा करने पे पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आए। मतलब कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 3x प्लस 2x। अब इनको मैं जोड़ता हूँ 3x प्लस के 2x है और प्लस के 3x से तो क्या हो जाएंगे प्लस के 5x, मतलब बीच वाला पार्ट आ गया। और इनका गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ रहा है, वो पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो तो क्या होते हैं गुणनखंड विधि सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इस वाले पार्ट से, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा प्लस 2, ये भी हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख देंगे एक बार, और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी -2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है भाई, मतलब कि एक तो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो क्या है बीच वाली संख्या है, लेकिन गुणा करने पर क्या है पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आए तो क्या आ जाती है गुणनखंड विधि से x के मान निकल के आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं श्रीधराचार्य। ये श्रीधराचार्य तब काम करती है जब गुणनखंड काम ना करे, मतलब कि बीच वाले पद के क्या हो गुणनखंड ना हो, तो तब लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये abc क्या है, x स्क्वायर गुणांक a, x गुणांक b और अदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है भैया, अब यहां से मैं एक बार प्लस को अलग कर दूंगा और एक बार माइनस को। एक बार जब प्लस को करेंगे उसको अल्फा लिख देंगे और दूसरे वाले को बीटा रख देंगे। मतलब कि ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू आ जाता है -b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ से भी दो मूल निकल के आ जाएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। और क्यों दो मूल तो निकल के आने, क्योंकि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रहा है इसकी अधिकतम घात है 2, इस वजह से मूल क्या आ जाएंगे अल्फा और बीटा निकल के आ जाएंगे। आप यकीन ना मानोगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा निकल के आता है वो श्रीधराचार्य से ही निकल के आता है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इक्वल टू होती है अंडर रूट में -1, और अंडर रूट में -1 कब आएगा, जब यहाँ से निकल के आता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आती है, आयोटा वाली कहानी यहाँ से निकल के आती है, और उसको मैं अगले टॉपिक में बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, पहले इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि मूल ज्ञात करने की विधियां हैं, मूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि है और श्रीधराचार्य विधि, दोनों आपके सामने। इसके बाद आगे बात करते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, यहाँ से जो अगला पॉइंट है वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा एग्जाम में। अगर समझ में नहीं आए तो रिवाइंड कर लेना, वीडियो को रोक के बैक कर लेना, दोबारा समझ लेना। इसके बाद आगे बात करते हैं मूलों की प्रकृति, और एग्जाम में कई बार आया है यहाँ से क्वेश्चन, कई बार क्या हर बार ही आता है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं भैया। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे समीकरण दे के रखेगा इस तरीके से, ये समीकरण है ax² + bx + c = 0, एक द्विघात समीकरण दे रखा है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। अब यार यहाँ पे वो देगा, एक समीकरण दे दिया कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी, वास्तविक समान होगी, वास्तविक असमान होगी। अब वो हमें निकालनी है। तो इसकी विधि होती है विवेचक विधि, विवेचक विधि, ये इसकी जो विधि होती है उसको बोलते हैं विवेचक विधि, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यहां से हमें क्या करना है, एक वर्ड है डी, इस डी की वैल्यू निकालना है, और डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac निकालनी है। b² x गुणन 4ac, a और c का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बस डी की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से तीन कंडीशन बन सकती हैं, और वो हर जगह बनती है, पूरी मैथ में बनाऊंगा कि डी का मान जो होगा वो <0 हो सकता है, मतलब कि डी का मान ऋणात्मक हो सकता है। सेकंड कंडीशन है डी = 0 हो सकता है, और थर्ड है डी <0 हो सकता है, मतलब कि डी का मान <0 होगा, डी = 0 होगा और डी <0 होगा। यहां से कहानी समझनी है कि जब डी का मान अगर <0 है, डी का मान अगर ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक मूल क्या होते हैं भैया, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, जो असल की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद आता है d = 0, और जब d = 0 होगा, जब d = 0 है, तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। समीकरण के मूल क्या होंगे भैया, वास्तविक एवं समान होंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, क्वेश्चन आता है भैया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं करनी है आपको, वो ये कहेगा कि इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, तो के की वैल्यू ज्ञात करो। इन तीनों अचर वैल्यू में से के रख देगा और के की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, जब उसने बोला है कि मूल वास्तविक एवं समान है, तो हम d = 0 करेंगे, और d की जगह रख देंगे b² - 4ac, और b² - 4ac = 0 करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं एग्जांपल कराऊंगा। इसके बाद अगर d का मान <0 है, d का मान क्या है भैया, <0 है, तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, समीकरण के मूल क्या होंगे भैया, वास्तविक एवं असमान होंगे। तीनों कहानी है भैया। सबसे पहले अगर वो मूलों की प्रकृति की बात करता है, तो हमें क्या करना है, d = b² - 4ac, और अगर d का मान <0 है, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अगर d = 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे।
अगर डी ग्रेटर देन 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इसमें कहानी आगे बढ़ेगी भैया, आगे वाली कहानी को मैं अभी ऊपर से रफ करके बता रहा हूं कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, देखो भैया डी अगर है डी ग्रेटर देन 0, तो मैंने आपके लिए बताया है कि मूल क्या होंगे भैया, मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। थोड़ी राइटिंग देख लो भैया, समझ लो, वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक है। लेकिन यहां से कहानी आगे बढ़ जाती है कि भैया जब d ग्रेटर देन 0 है, d का मान भैया 0 से बड़ा होगा, 100% ही 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा भैया, धनात्मक होगा। d का मान कैसे हो सकता है, d इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू अनंत तक जा सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या आता है, क्या आता है भैया, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जैसे 4 9 16 25, अगर d का मान अगर आ रहा है भैया पूर्ण वर्ग, क्या आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या, अगर d का मान क्या आ रहा है भैया, पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, तो मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। मूल क्या होंगे, अब परिमेय संख्या होंगे, मूल एक परिमेय संख्या होंगे। कब, जब d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है। अगर d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मूल क्या होंगे भैया, अपरिमेय होंगे। जो डिफेंस नेवी और एयरफोर्स में काम आता है, लेकिन एनडीए में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि वो क्वेश्चन दे के रखेगा कि समीकरण की मूलों की प्रकृति याद करो, समीकरण दे रखा है और उसमें ऑप्शन होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक समान होंगे। तो वहां पे हमें चेक करना है भैया कि अगर d का मान ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होने के बावजूद अगर d का मान पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 4 9 16 25, तो क्या होंगे, परिमेय होंगे। अगर d का मान पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। मतलब कि यहाँ पे कहानी समझिए हमने कि मूलों की प्रकृति याद करनी है। मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लोगे, उसके निकालने के बाद तीन कहानी बन सकती हैं। d लेस देन 0 हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है और d इक्वल टू 0 हो सकता है। जब d लेस देन 0 होगा मतलब कि d का मान ऋणात्मक होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। जब d का मान बराबर 0 होगा, जब d का मान क्या होगा, बराबर 0 होगा, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और जब d का मान ग्रेटर देन